Hello champions, welcome to all of you again. Here I am back to continue. To start. We are going to start new topic, है ना, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था. That topic is applications of trigonometry. What? Trigonometry, है ना, जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस भी के नाम से भी जानते हैं. इस टॉपिक को हम हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, तो हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से हम जानते हैं, तो इस टॉपिक को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. इससे पहले मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के ईच एंड एवरी बेसिक चीजें क्लियर कर ली. उसके बहुत पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी भी सॉल्व कर चुके हैं, ईच एंड एवरी क्वेश्चन. तो फटाफट से फ्रेश अप हो जाइए और पेन और कॉपी उठा के मेरे साथ स्टार्ट हो जाइए. सो लेट्स स्टार्ट, है ना. तो हाइट और डिस्टेंस जो है टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मेरा लेक्चर नहीं देखा है तो बच्चों जरूर देख के आइए पीछे. ठीक है, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, लविंग एंगल्स, एवरीथिंग हमने क्या की है, क्लियर की है. तो उसको आप देख के आइए. आज हम पढ़ने वाले हैं इसको. तो इसको टॉपिक से पढ़ने से पहले आपको दो चीजें पढ़नी पड़ेंगी. एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट, है ना. दो टाइप के एंगल पढ़ने पड़ेंगे आपको. एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन. अब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है कि मान लो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, जैसे कि मैं यहां पे खड़ा हूं. अब मैं क्या करूंगा, ऊपर से एरोप्लेन जा रहा है, तो एरोप्लेन को मैं ऐसे मुंडी जो है मेरी क्या रहेगी, मेरी जो आइज रहेगी, क्या वो ऐसे रहेगी, ऐसे देख लूंगा मैं. एरोप्लेन अगर ऊपर से जा रहा है तो मैं कैसे देखूंगा, मुझे आइज को ऐसे करना पड़ेगा, एक एंगल में टिल्ट करना पड़ेगा, है ना. तो ऐसे करूंगा तभी मुझे क्या दिखेगा, एरोप्लेन दिखेगा. तो जब भी ऑब्जेक्ट नीचे खड़ा हो और ऊपर की तरफ देख रहा हो तो कि जिस एंगल से देखेगा उस एंगल को हम क्या बोलेंगे. ठीक है, ये आइज है उसकी. ठीक, यहां से वो देख रहा है तो ये क्या बनाया, थीटा बनाया. थीटा एंगल, दैट दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब क्या हुआ, आप सडनली यहाँ पे खड़े हैं, अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे खड़े हैं आप, ये आप खड़े हैं, ये आपकी आई है, आप खड़े हैं अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, ऐसा वैसा बात कर रहे हैं. सडनली क्या हुआ, नीचे से एक चूहा आ गया या फिर सांप आ गया, मान लो, है ना, स्नैक आ गया. आपने क्या किया, ऐसे बढ़िया बात कर रहे हो, ओ यस यस या यो वो ये ऐसे करके आप बात कर रहे हैं. सडनली आपके पैर के पास से क्या गया, सांप गया. तो फटाक से आप क्या करेंगे, आइज को अपनी नीचे करेंगे और एंगल जो है ऐसे होने के बजाय आपका एंगल क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, डाउन डायरेक्शन में. तो जब भी डाउनवर्ड में जाता है अगर एंगल, है ना, डाउनवर्ड एंगल जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन. और अपवर्ड में अगर एंगल बनता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन. समझ में आया बहुत अच्छी तरीके से. तो कैसे बनेगा, ये आइज आपकी नीचे गई. अब ये हॉरिजॉन्टल से पहले स्टार्टिंग में ऐसे थी ना, अब आइज जो है ऐसे चली गई. तो ये देखिए इससे क्या करेगा, ये एंगल बनाएगा. तो ये एंगल जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन. और अगर ऐसे एंगल बनाएगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन. क्लियर है. अब अगर मान लो इन दोनों का मैं कंबाइंड डायग्राम बनाता हूं, एक Z बना लो, Z. ठीक है, ये वाला एंगल आपका क्या हुआ, अगर यहां पे है ऑब्जेक्ट तो एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर यहां पे है ऑब्जेक्ट तो, है ना, तो ये एंगल क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा. अब ध्यान से देखिए, इसको मैं ABCD, AB पैरेलल टू CD दिख रहा है ना. AB जो है पैरेलल दिख रहा है किसके, CD के. तो ये जब दो लाइन पैरेलल होती है और उसके ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं. कैसे, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, है ना. तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. जैसे कि अगर एरोप्लेन को मैं देख रहा हूं ऊपर से, तो ऊपर से एरोप्लेन में बैठा हुआ व्यक्ति वो भी तो मुझे देख रहा होगा ऊपर से इतना, तो उसके लिए एंगल क्या हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन. अब मेरे लिए क्या हो गया, एंगल ऑफ एलिवेशन. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. ये फंडा आपको समझ में आना चाहिए. एंगल ऑफ एलिवेशन जो है किसके इक्वल होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन के.
इज इट क्लियर? समझ में आया? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि ये दोनों एंगल जो हैं, टाइप्स ऑफ एंगल जो हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आई बात? ये फंडा कहीं कहीं काम आ जाएगा तो आपको याद रखना है कहीं पे। चलो क्वेश्चन करते हैं ना, समझ में आ जाएगा। तो ये दो चीज़ समझ में आई, बस इसके बाद तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो पीछे पढ़ के हैं वही अप्लाई होने वाला है। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन उठा के सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इजी क्वेश्चन उठाते हैं। सबसे पहला देखो क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं। अ टावर इज 100√3 मीटर हाई। टावर की हाइट गिवन है हमको कितना, 100√3 मीटर, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 meters away from its foot, from a point 100 meter away from its foot। ठीक है, क्या बोल रहा है? अब क्या होता है कि इसमें आपका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको डायग्राम ड्रॉ करना आना चाहिए। सबसे पहले हाइट दे दी है तो आप एक क्या करो, टावर बना लो। ये टावर बन गया हमारा, इसको हम ए और बी दे देते हैं। इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी दी हुई है, 100√3 मीटर। अब क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, मतलब यहाँ पे नीचे से कोई ऊपर की तरफ क्या बन रहा होगा, एंगल बना रहा होगा, एंगल थीटा। दिस इज योर एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ। इफ इट्स टॉप, इसका जो टॉप है, फ्रॉम अ पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट ले लेते हैं जिसको हम ले लेते हैं सी। फ्रॉम अ पॉइंट, इसके टॉप से क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट, अब ये पॉइंट जो है क्या है, 100 मीटर्स अवे फ्रॉम इट्स फुट। इस टावर का फुट कौन सा है, ए। इस यहां से इसका डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। ये गिवन है कि ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसके टॉप से, ये पॉइंट जो है इसके टॉप से क्या कर रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है। और ये पॉइंट जो है इस टावर के फुट से कितना डिस्टेंस पर है, 100 मीटर डिस्टेंस पे। बस यही काम जो है बच्चों, चैंपियंस, हमको समझना रहता है डायग्राम बनाना। इफ यू कैन ड्रॉ द डायग्राम, है ना, देन यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस जरूर कीजिए। समझ में आया डायग्राम कैसे बनाएंगे? अब तो सिंपल है। अब हमको क्या मिल गया, हाइट मिल गई। अच्छा, इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये कौन होगा, याद आ गया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ए बी जो होगा परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है। और थीटा के रिस्पेक्ट में ये कौन होगा, बेस होगा। तो बेस की वैल्यू कितनी दे दी है, 100 मीटर। आपको क्या करना है, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो देखिए, पर P और B की वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे हम साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी नहीं लगा सकते, ठीक है। यहाँ पे समझना पड़ेगा कि वैल्यू किसकी दी हुई है। तो P और B की वैल्यू दी हुई है, P/B किसके फॉर्मूले में P और B आता है, लास्ट कौन सा होता है, tan थीटा। मतलब tan थीटा के फॉर्मूले में आता है कौन, P/B। tan थीटा के फॉर्मूले में क्या आता है, P/B। तो इसलिए tan थीटा लगाएंगे। अब tan थीटा इज इक्वल टू, P की वैल्यू कितनी है, 100√3 और B की वैल्यू कितनी है, 100। दोनों मीटर में तो मीटर कैंसिल आउट, 100 कैंसिल आउट। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3। अब ये आपको लविंग एंगल्स के में क्या हो चाहिए, वैल्यू याद रहनी चाहिए। तो ये जो होता है √3 जो है किसके इक्वल होता है, लविंग एंगल में tan 60 डिग्री के इक्वल होता है। मुझे तो याद है, आपको याद करना पड़ेगा, है ना। अभी तक तो अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, प्रैक्टिस किए होंगे, तो ये टेबल लर्न हो गया होगा। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो दोनों तरफ क्या हो गया, tan हो गया। तो एंगल्स को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट करके लिख सकते हैं। दैट इज योर आंसर कि एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना रहा है विद द टॉप ऑफ अ टावर। क्लियर है बच्चों, क्लियर है ना। आपके जो अभी टर्म 2 में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आने वाले बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाले हैं, एकदम लीनियर मतलब इजी क्वेश्चन आने वाले हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी भी सिर्फ सॉल्व कर लेते हो तो आपसे जो है क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाएगा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज पूरी सॉल्व कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस उठाते हैं हम।
उसके बाद अगर किसी को अगर अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आगे कंपटीशन एग्जाम में अप्लाई कर रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करवा दूंगा जो कंपटीशन एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। फिर से एक टावर है, उसके टॉप से एक पॉइंट में, ग्राउंड, ये तो ग्राउंड है ना, ग्राउंड ये कहलाएगा, ये हमारा ग्राउंड, ये टावर, टावर के हाइट से ग्राउंड में किसी एक पॉइंट पे एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ठीक है। अब हमेशा देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल की क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है, टावर क्योंकि सीधा सीधा होता है ना। टावर और क्या दिया हुआ है, फुट ऑफ द टावर कितना बना रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री, है ना, 30 डिग्री बना है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये फाइंड आउट करना है हमको, क्या फाइंड आउट करना है, हाइट, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर फाइंड आउट करना है। तो आप चाहो तो नोमेनक्लेचर कर लो ए बी सी, अदरवाइज कंपलसरी तो नहीं है, बाकी कर लेना चाहिए, अच्छा दिखता है, ए बी सी एक ट्राइंगल, ठीक है। तो फिर से आपको एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब थीटा की वैल्यू दी हुई है 30 डिग्री, डिस्टेंस दिया हुआ है बी सी, अगेन 30 के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये मैंने आपको समझाया था बहुत अच्छी तरीके से, और ये देखो काम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कृपया करके अगर प्लीज नहीं देखें तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को जाके मेरा लेक्चर देख के आइए, आपको ये बहुत इजी लगने लगेगा फिर। तो बेस हमारा हो गया इस 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में, ये बेस हो गया तो 30 डिग्री, ठीक है। और परपेंडिकुलर कौन है 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में, h, जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। फिर से परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन आ रहा है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अगेन tan थीटा का, tan थीटा इज इक्वल टू p बाय b होता है। अब इसको कैसे लर्न करेंगे सर, पी बी पी अपॉन एच, एच बी, इतने अच्छे से तो लर्न करवाया हूँ बच्चों आपको, ठीक है। tan 30 डिग्री, थीटा के बेस पे 30 डिग्री लिखूंगा, परपेंडिकुलर मतलब हाइट हमको फाइंड आउट करनी है, बेस कितना है 30, तो tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है कितनी 1/√3, और ये कितना हो गया h बाय 30, देन मीन्स h इज इक्वल टू कितना हो गया 30/√3, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, √3 कभी भी नहीं लिखते, तो आप क्या करो ऊपर नीचे √3 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा ऊपर 30√3 डिवाइडेड बाय √3 इंटू √3 कितना हो जाता है 3, तो 3 10 जा 30, दैट मीन्स योर आंसर इज 10√3 मीटर। अब √3 की वैल्यू भी पुट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 10, √3 की वैल्यू होती है 1.732, वैसे 1.73 तक ही लिखते हैं 2 डेसिमल तक मीटर में, तो h इज इक्वल टू जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7.3 मीटर इसकी क्या हो जाएगी, टावर की हाइट आ जाएगी। समझ में आया बच्चों, फटाफट से नोट कर लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके चैंपियंस, अब बताइए ये टॉपिक आपको इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है, इजी लग रहा है कि टफ लग रहा है। जिन जिन बच्चों को टफ लग रहा है तो मैं तो यही कहूँगा कि आप ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं देख के आए हैं तो कृपया करके जाइए, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप पहले देख के आइए, ठीक है, उनको पूरा अच्छे से ऑब्जर्व करिए कि कैसे कैसे मैंने बताया है, क्या क्या बताया आपको। एटलीस्ट आप जो फर्स्ट लेक्चर है मेरा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का उसको देख के आओ बच्चों, एटलीस्ट कम से कम वो देख के आओ, तो आपको 50% तो ईजी लगेगा ही लगेगा, ठीक है, 50 to 80%, 80% भी इजी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो और मजेदार है, क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, आप लोग पतंग उड़ाते हैं, है ना, अभी तो पतंग का मौसम भी आने वाला है, त्यौहार आने वाला है, कौन सी, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति में हम क्या करते हैं, पतंग उड़ाते हैं, पतंग फ्लाई करते हैं, ठीक है, काइट। तो उससे रिलेटेड जो है काइट, जब आप उड़ाते हो, काइट को फ्लाई करते हो तो क्या होता है, काइट ऐसे ऊपर जाता है, आप ऐसे देखते हो काइट को नीचे से, ये उड़ा रहे हैं हम नीचे देख रहे हैं, नहीं ऐसा तो नहीं करते ना, हम ऐसे ऊपर देखते हैं, है ना। तो ऊपर देखते हैं तो क्या होगा, आपका कौन सा बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन की डिप्रेशन, एलिवेशन बनेगा। तो वो काइट है और काइट से आप क्या कर रहे हो, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहे हो। काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है, हाइट बोला है, तो ये ग्राउंड है आपका, ग्राउंड से 60 मीटर अबव जो है यहाँ पे ये आपका काइट है, उड़ रहा है, ठीक है,
तो ग्राउंड से 60 मीटर अबव, तो मतलब ये परपेंडिकुलर हाइट आपको गिवन है, ठीक। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो स्ट्रिंग जो रहती है, जो आपका धागा रहता है आपका, है ना, मांझा बोलते हैं जिसको, है ना, तो जो मांझा रहता है वो कैसा रहता है, ऐसे स्लैंटिंग शेप में रहता है। तो यहां से रहेगा, ये मान लो आपने यहां पे पकड़ा हुआ है मांझे को आपने, ऐसा रहेगा, ये आपका मांझा हो गया, स्ट्रिंग बोलेंगे जिसको, है ना। विद द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अब ये जो स्ट्रिंग है वो कितना बना रहा है, ग्राउंड से 60 डिग्री बना रहा है, ठीक। उसके बाद आपका डायग्राम तो बन गया। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब कोई भी स्लैक नहीं है वहां पे, अब वो अज्यूम करना है, मतलब वहां पे कोई भी इफेक्ट नहीं है, वो नहीं, जो भी है वो सब चीज आप कर दो, अज्यूम कर देना, मतलब इग्नोर कर देना है, ठीक है। तो सिंपली आपको ये क्या करना है, आपको इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। दिस इज योर लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मतलब अब क्या फाइंड आउट करना है वो समझना पड़ेगा। अगेन यहाँ पे ए बी सी राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल के फॉर्मूले हमको पता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। तो गिवन क्या क्या है, 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये 60 मीटर क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। मतलब परपेंडिकुलर आपको गिवन है कितना, आपसे पूछ रहा है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ये हाइपोटेन्यूज हो गया ना, हाइपोटेन्यूज एल की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसका फॉर्मूला होता है, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पी बाई एच जो है साइन थीटा का होता है, तो यहाँ पे साइन थीटा लगेगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे साइन लगेगा, कहाँ पे टेन। इससे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में क्या करते थे, अपने मन से कुछ भी लगा देते थे, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो साइन 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है 60 अपॉन हाइपोटेनियस मतलब L, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, ये हो गया 60 अपॉन L, L की वैल्यू कितनी हो जाएगी 120 अपॉन √3, ऊपर नीचे √3 से इंटू कर दीजिए, तो नीचे क्या आ जाएगा 120 अपॉन 3 इंटू √3, 340 जा 120, तो L इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 40 √3 मीटर। वैसे आप √3 में भी लिख दोगे आंसर तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। 40 √3 मीटर जो है लेंथ आ गई किसकी, स्ट्रिंग की। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 4, डायग्राम बनाना सीखो बच्चों, डायग्राम बनाना इज मस्ट। डायग्राम बनाएंगे आपका ऑटोमेटिक आधा क्वेश्चन 80 to 90% क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही उठा रहा हूं मैं ताकि आपको अच्छा लगे। चलिए नेक्स्ट, एन ऑब्जर्वर अच्छा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एन ऑब्जर्वर, अब इसमें क्या है, ऑब्जर्वर की हाइट भी दिया हुआ है। एन ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कहीं पे एक ऑब्जर्वर है, ये कितना है 1.5 मीटर टॉल है, ये हमारा ऑब्जर्वर है, ठीक। ग्राउंड में खड़ा है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, टावर से कितनी दूरी पर खड़ा है 28.5 मीटर अवे खड़ा है, ठीक है। अब टावर से, ग्राउंड से ही तो आप मेजर करोगे ना, उधर से टावर के टॉप से थोड़ी ना मेजर करोगे, ठीक है। खड़ा है, ठीक। आगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम हर आइज, हर आइज बोल रहा मतलब कोई एक गर्ल है भाई, है ना, इज 45 डिग्री। तो उसके आइज है, आइज यहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी, आपके पैरों में आइज है कि यहाँ पे टॉप पे, तो टॉप पे ना, तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसके टॉप से। तो यहाँ पे मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये कितना डिग्री बन रहा है 45 डिग्री। मतलब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू भी कितनी है 28.5 मीटर ही है, ठीक। अब कर लो, ए बी सी डी ई नोमेनक्लेचर कर लिए। उसके बाद उसके बाद आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है ना। मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू एच, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम लेट एज्यूम कर लेते हैं, लेट ए बी इज इक्वल, क्योंकि बी सी की वैल्यू तो पता है हमको कितनी है 1.5, जितनी इधर होगी उतनी इधर भी होगी, समझ में आ रहा। ए बी की वैल्यू को हम कर लेते हैं x मीटर एज्यूम कर लेते हैं, ये हमारा कितना है x मीटर है, ठीक। अब देखिए
45 के रिस्पेक्ट में ए बी जो है क्या है, ये परपेंडिकुलर है और बेस की वैल्यू दी हुई है कितनी 28.5। बेस की वैल्यू कितनी दी हुई है 28.5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 28 टू जा कितना होता है 56 और प्लस 1 57/2 लिख सकता हूँ मैं, है ना। 57/2 ऊपर नीचे 2 से इंटू कर दो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 57/2 मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये इससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। डेसिमल को आप चेंज कर लिया करो हमेशा। अब आगे आगे आगे, हाँ परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, परपेंडिकुलर बेस किसका फॉर्मूला लगाएंगे tan थीटा का। तो tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है x और बेस की वैल्यू कितनी है 57/2। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, x इज इक्वल टू, ओहो इसको तो चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी, 28.5 ही लिख दो। ये इधर क्या हो गया इंटू हो जाएगा, 28.5 मीटर आपका क्या आ जाएगा, उसकी हाइट आ जाएगी। किसकी, टावर की हाइट अभी आई नहीं है, अभी x की वैल्यू आई है। हाइट ऑफ टावर निकालना है हमको। हाइट ऑफ टावर निकालने के लिए क्या करोगे आप, x को ऐड कर दोगे किसके साथ 1.5 के साथ, जो कि किसकी हाइट है, उस गर्ल की हाइट है, ठीक है। गर्ल आंटी जो भी है, लेडी होगी। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए 28.5 प्लस 1.5 ऐड कीजिए, इसको कितना आएगा आपका 30 मीटर आपका हाइट ऑफ द टावर आ जाएगा। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 5 इजी लग रहा है, थोड़ा बहुत तो इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अरे नहीं लग रहा तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देख के आओ ना यार, बोल तो रहा हूँ कब से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देख के आइए। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 4 मीटर। 4 मीटर का क्या है, एक पोल है, ठीक है। ये 4 मीटर का पोल है, इसमें क्या करना है, इस पे चढ़ना है और फॉल्ट को चेक करना है और उसको रिपेयर करना है। किसको, इलेक्ट्रिशियन को। ही नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। मतलब टॉप से कितना नीचे आना है उसको, टॉप से नीचे आना है, मान लो ये पॉइंट पे, टॉप से नीचे आना है ये पॉइंट पे। तो ये कितना है 1.3 मीटर, ठीक है। टॉप से 1.3 मीटर। तो जब टॉप से 1.3 मीटर है तो बॉटम से कितना हो जाएगा, 4 में से 1.3 गया, कितना बचा 2.7 मीटर। कितना हो गया 2.7 मीटर। मतलब बॉटम से वो 2.7 मीटर ऊपर जाएगा उसको ठीक करने के लिए, और टॉप से कितना 1.3 मीटर दिया हुआ है। What should be the length of the ladder? लैडर लगाना है, तो लैडर वो कैसे फिट करेगा, ये ग्राउंड है, ग्राउंड में लैडर रखेगा और ऐसे रखेगा कि यहाँ पे पहुंचे, तो ये आपकी लैडर है। इसकी क्या करना है, हमको लेंथ फाइंड आउट करनी है ना। लैडर, what should be the length of the ladder that he should use which when inclined at an angle of 60 डिग्री। तो वो कितने डिग्री पर रख रहा पड़ रहा है उसको, 60 डिग्री एंगल पे इंक्लाइन करके रखना पड़ रहा है। टू द हॉरिजॉन्टल वुड इनेबल हिम टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन। क्लियर हुआ सारी चीजें, डायग्राम कैसे बनाया हमने समझ में आया। चलिए तो इसको पॉइंट दे देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, अगेन ये 90 डिग्री, है ना। राइट एंगल ट्राइंगल ही बनेगा ऑलवेज, राइट एंड डिस्टेंस में आपको राइट एंगल ट्राइंगल ही बनाना है, ठीक है। चलिए तो हाँ अगेन देखो, इसके रिस्पेक्ट में ये P है, तो P की वैल्यू दिया हुआ है 2.7 मीटर, है ना। आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, हाइपोटेनियस। L जो है वो क्या है, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस की वैल्यू पूछ रहा है। मतलब क्या फॉर्मूला लगाएंगे, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस किसका होता है, साइन का होता है। तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 2.7 अपॉन L। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। 2.7 को हम क्या लिख सकते हैं, जो भी लिख सकते हैं, 27/10 लिख सकते हैं इंटू L, है ना। पॉइंट हटा दिया, नीचे 10 लग जाएगा, L इधर आ जाएगा। 27 × 2 डिवाइडेड बाई 10 × √3। ऊपर नीचे √3 से इंटू कर दो अभी से ही, ठीक है। अब इसको कैंसिल आउट कर दो, 2 1 जा, नहीं इसको कैंसिल आउट मत करिए। नीचे जब भी डिनोमिनेटर में 0 रहता है ना, तो उसको 0 ही रहने दिया करो बच्चों, आपका कैलकुलेशन ईजी हो जाता है, मत करिए उसको। इसको देखिए
27 इंटू 2 इंटू √3 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 10 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 9 जा 27, 9 2 जा 18 हो जाएगा, 18 √3 क्या करो इसको 1.73 लिख दो। अब मल्टीप्लाई करो 10 से, 10 से बोल रहा हूँ 18 इंटू 1.73। चाहो तो आप इसको क्या करो पॉइंट हटाओ तो यहाँ पे क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा, है ना। तो 18 इंटू 173 मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल इसका आंसर मैं बता देता हूँ कितना आने वाला है, आप लोग कैलकुलेशन करके लिख लेना कितना आने वाला है। वेट अ मिनट, हाँ बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो इसको √3 के केस में ही रख सकते हो, इसको रहने दो, है ना। मैंने जैसे ही कहा था तो इसको क्या कर लो 2 9 जा 2 5 जा 10, आपका आंसर क्या आ गया 9 √3 डिवाइडेड बाय 5 मीटर इसकी लेडर की लेंथ आ गई। समझ में आया? तो सॉल्व कर लीजिए फटाफट। और भी क्वेश्चन करना है? बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे बच्चों लाइट गोल हो गई है सडनली, है ना। तो एक काम करते हैं, अब आप क्या कीजिए आगे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में मैं और भी क्वेश्चंस करवा लूँगा आपको आंसर के, है ना। तो प्रैक्टिस करते रहिए, डाउट्स निकालते रहिए, भेजते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।